नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बेहद अहम है। संसद भवन में देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में नतीजे सामने आने वाले हैं। दोनों सदनों के सांसदों की पसंद ये तय करने वाली है कि अगले 5 वर्षों तक राज्यसभा की कमान किसके हाथ में होगी। आज मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ, शाम 5 बजे तक ये मतदान चला और लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया। और मतदान की समाप्ति के बाद अब मतगणना और परिणाम की घोषणा का इंतजार है। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। और ये चुनाव सिर्फ औपचारिकता नहीं है, इसके नतीजे आने वाले समय में संसद की कार्यप्रणाली, राजनीतिक संतुलन और राष्ट्रीय नीतियों पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे जिनके साथ हम लगातार विश्लेषण करेंगे। रामनारायण श्रीवास्तव जी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रामनारायण जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अवधेश कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर अमरपाल सिंह, वाइस चांसलर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब, शुक्रिया संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो हम मेहमानों के जरिए इस विशेष कवरेज में चुनाव की प्रक्रिया की बारीकियों से लेकर इस पद की जो संवैधानिक अहमियत है उसे समझेंगे कि उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा के सभापति की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। ये पद शिक्षा, विदेश नीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती में किस तरह से योगदान देता है। बात करेंगे कि इस चुनाव में जो तमाम खास पहलू हैं उन पर नजर डालेंगे। उम्मीदवारों की जो पृष्ठभूमि है, आने वाले समय में इस पद की जो दिशा होगी उस पर बात करेंगे। और सिर्फ नतीजे नहीं हम देखेंगे अब, बल्कि उपराष्ट्रपति पद की परंपरा, वर्तमान और भविष्य का विश्लेषण भी करेंगे। तो रामनारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही प्रोफेसर अमरपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर अमरपाल सिंह, क्योंकि आपका मैं पहला रिएक्शन ले लूं, एक तरह से हम देखें तो जो भी ये चुनाव रहा है वो किस तरह से जो लोकतंत्र है और संसदीय परंपरा है उसकी दृष्टि से महत्व रखता है आपके नजरिए में? नमस्ते। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा संसद टीवी का कि मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला। राज्यसभा संसद का एक अभिन्न अंग है और बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है संसदीय प्रणाली में। और जिस तरह से इस बार उपराष्ट्रपति का एक बीच में अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं उनका त्यागपत्र हुआ, तो उससे कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि कहीं कोई पीछे मैनिपुलेशंस हैं, इस कारण से संसदीय प्रणाली को जो है वो कुछ उसकी जो गरिमा है उसमें कुछ कमी आई होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन चुनावों से ये तय होगा और ये हमारी संसदीय प्रणाली को एक तरह से और मजबूती मिलेगी, क्योंकि राज्यसभा एक तरह से मुझे याद पड़ता है एक अमेरिकन ऑथर थे जो ये कहा करते थे कि वो एक ऐसा सदन है, दूसरा सदन जो होता है किसी भी संसदीय प्रणाली में, जो कि एक बहुत इत्मीनान के साथ चीजों के ऊपर विचार विमर्श करता है। क्योंकि दूसरा जो सदन होता है, टेलीविजन से जुड़ गया, चूंकि लोकसभा जो है वो राजनीति के दृष्टि से बहुत ही पीपल्स के नजदीक होता है, लोगों के नजदीक होता है, तो उसमें जो बहस मुबाहिसा होता है वो बहुत गर्मागर्म बहस होती है। दूसरे सदन में शायद वो थोड़ी और अच्छी तरीके से उस पर विचार विमर्श हो सकता है। और प्रोफेसर साहब 2 मिनट, आपको 1 मिनट में रोकूंगी। अवधेश जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, अवधेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बगल में जी प्रोफेसर साहब, बात पूरी कीजिए आप। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि चूंकि राज्यसभा बहुत महत्वपूर्ण अंग है संसदीय प्रणाली में सदन का, तो उसके जो सभापति होते हैं, जो पदेन उपराष्ट्रपति उसके सभापति होते हैं, उनका रोल बहुत अहम होता है। क्योंकि इस सदन को चलाने में और इसकी दिशा
निर्धारित करने में सभापति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इस दृष्टि से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ऐसा मेरा निवेदन था। ठीक है, हम आपके पास आएंगे प्रोफेसर साहब। रामनारायण जी, 1952 से अब तक 14 उपराष्ट्रपति हुए, 6 बाद में राष्ट्रपति बने। जो आज का चुनाव है, अब जो 15वें उपराष्ट्रपति होंगे, क्या भविष्य में अगर हम देखें राजनीतिक दिशा या कहें जो संवैधानिक पद की दिशा होगी, उसे लेकर भी एक बड़ा संकेत देगी? देखिए, भविष्य में तो इसी प्रणाली को और मजबूत करेंगे, अपनी संसदीय प्रणाली को। उपराष्ट्रपति की भूमिका हमेशा इसी तरह से मजबूती से रहेगी कि जी रामनारायण जी, इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति की जो आपने बात कही है, उपराष्ट्रपति जिस तरह की हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक जो ढांचा है, उसमें उपराष्ट्रपति की भूमिका राष्ट्रपति की भूमिका की तरह ही संवैधानिक प्रमुख उप प्रमुख के रूप में मजबूती से और मजबूत होगी। और भविष्य में जिस तरह की चुनौतियां हम देख रहे हैं संसदीय लोकतंत्र में, उनके लिए इन दोनों पदों का और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सक्रियता बढ़ाना बहुत ज़रूरी लगता है। क्योंकि सिर्फ अभी तक एक तरह का संदेश जनता में रहा है, पिछले जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रहे, ये सरकार के इनको ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट है, सरकार तो प्राइम मिनिस्टर को चलानी है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से क्या मतलब, वो तो अपने ठीक है, अपने जो सेरेमोनियल पोस्ट होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी इस तरह कार्यक्रमों के लिए ठीक है, और कार्यक्रमों में जाएंगे, वहाँ जाके अध्यक्षता करेंगे और रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले सालों में हमने देखा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने अपने दायरे को बढ़ाया, संविधान के उनके जो अधिकार हैं, जो दायित्व हैं, उनके अनुसार ही। तो इससे एक नई जो भूमिका बढ़ी है हमारे संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की, उसको और ज़्यादा मजबूती देने की ज़रूरत है, ताकि वो क्षेत्र जो गैर राजनीतिक हैं और जहाँ विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको भी एक नेतृत्व मिल सके। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों में जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जुड़ते हैं, तो वो क्षेत्र बहुत तेजी से मजबूत होते हैं। चूंकि वो राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं उपेक्षित क्षेत्र होते हैं, तो ऐसे में बड़े नेतृत्व के सामने आने से, बड़े नेतृत्व के उनसे जुड़ने से उनकी भूमिका, उनका एक धारा बढ़ता है और लोग उससे जुड़ते भी हैं और लोगों में उससे जुड़ने की प्रेरणा भी आती है। तो जिस तरह की संवैधानिक संस्थाएं बहुत सारी हैं, हमारे दूसरे सेक्टर्स हैं, चाहे वो निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, जीवन मूल्यों का क्षेत्र हो, सब जगह जब हम एक नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उसमें केवल हम सरकार मंत्रियों, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भरोसे नहीं बढ़ सकते। हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, जब वो उन क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं, तो उससे एक पूरे समूचे समग्र लोकतंत्र की धारणा हमारी है और ज्यादा मजबूत होती है। जी, अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, लगातार तस्वीरें हमने सुबह से देखी, कुछ ही पल पहले 5 बजे जो एक तरह से चुनाव की मतदान का, अब मतगणना शुरू होगी कुछ ही पलों में, मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई, जिसे लेकर अलग अलग दिलचस्प तस्वीरें हमने पूरे दिन देखी। आप कैसे देख रहे हैं जो इस पद की संवैधानिक गरिमा है या लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, इसमें आप इस पद की भूमिका को कैसे देखते हैं? और जो आज अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई, तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे, जो भारत की लोकतंत्र की मजबूती है एक तरह से और सामूहिक निर्णय निर्माण की जो क्षमता है, उसका प्रदर्शन करती दिखाई दी? निश्चित रूप से भारत में अपने विपक्ष के साथ, भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अनेक बार तनाव हुए, अनेक बार ऐसी स्थितियां पैदा हुई, लेकिन अंततः मतदान की प्रक्रिया से हमारे यहाँ निर्वाचन हुए और शीर्ष पद पर हुई है, सरकारें बदली, आई गई, और भारत ने अपनी लोकतांत्रिक गरिमा को और दुनिया में लोकतंत्र की एक शाख को बनाए रखा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हमने देखा कि यद्यपि विपक्ष ने इसको विचारधारा का चुनाव बनाया, उन्होंने कहा कि भाई सरकार ने तो बस को मिला बस एक संघ का आदमी, हमने तो एक बड़े न्यायमूर्ति को सामने लाया है जो लिबर्टी के लिए, मानव अधिकार के लिए काम करते रहे हैं, और इस नाते एक आइडियोलॉजिकल बैटल है। लेकिन आइडियोलॉजिकल बैटल हम सड़कों पर जितना हंगामा देखते हैं, वो स्थिति संसद में नहीं दिखाई। दोनों पक्ष के लोग आके हाथ मिला रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे और फिर वोट डाल रहे थे। तो वो ये दिखाता है कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में अभी भी जितना हम सोचते हैं कि बिल्कुल
3 और 6 ऐसा मुड़ गया है 36 की तरह की 6 और 3 मिला के 63 नहीं हो सकता है। शायद पूरी तरह वो स्थिति नहीं है। आज भी यह स्थिति है कि कोई अगर देश की एकता अखंडता की बात हो तो मेल मिलाप हो सकती है। और इसीलिए उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसे पद में व्हिप की व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो उनमें उनको एक देश के अभिभावक के तौर पर, संविधान के प्रमुख अभिभावक के तौर पर रखा गया है कि वो राजनीति से ऊपर उठ कर रहे हैं। इसलिए उनके चुनाव में अगर किसी सांसद को लगता है कि हमारे पार्टी ने जिस उम्मीदवार को समर्थन दिया है उससे अगर बेहतर हमको कोई उम्मीदवार लगता है तो वोट डाले और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। मतलब सांसद खुल के अपना अपना वोट डाले। और इसीलिए आज हालांकि अंतरात्मा की आवाज हो रही थी। अब ये देखना पड़ेगा गणना में कि अंतर की आत्मा जो है वो कहां कहां आवाज लगाई है और कितने वोट इधर उधर गए हैं। क्योंकि अंतरात्मा की आवाज पर एक बार 1969 में हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, जब कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी थे और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने बीबी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। वो वामपंथी विचार के थे, ट्रेड यूनियन के नेता भी थे, हालांकि कम्युनिस्ट उस रूप में नहीं थे, और वो जीत गए थे। अंतरात्मा की आवाज की घोषणा हुई थी। तो आज भी मैं कई बार अंतरात्मा सुन रहा था, लेकिन चुनाव परिणाम में कोई परिवर्तन जो संभावना है उसमें नहीं दिख रही है। बल्कि आंध्रा के होने के बावजूद जो न्यायमूर्ति भी सुदर्शन रेड्डी साहब है, वहां सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के वोट की घोषणा कर दिया था। कोई ये गुप्त भी नहीं था। जगन मोहन रेड्डी ने कहा था हमने तो राजनाथ सिंह को वचन दे दिया है और सुदर्शन रेड्डी को ही मैं वोट करूंगा। तो ये घोषणा हो गई थी और दूसरे दलों में संभावना थी। और इसमें जो परीक्षण ये था कि INDIA जो गठबंधन है, क्या इस चुनाव में एक रह पाएगा। जिस ढंग से भी वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया है, पहले संविधान का मुद्दा उठाया गया, आइडियोलॉजी का मुद्दा उठाया गया, अगर इसमें विपक्ष एकजुट होकर मतदान नहीं करता है और कुछ पार्टियां मतदान का बहिष्कार भी करती हैं, माने मतदान नहीं करेंगे हम, तब भी ये होगा कि INDIA गठबंधन एकजुट नहीं है। और BRS है, अकाली दल ने भी अलग किया है, BJD ने नहीं किया है। हालांकि BJD उस ढंग से घोषित रूप से INDIA का पार्ट नहीं है। तो अगर विपक्ष ने भी इसमें कुछ लोगों ने मतदान करने नहीं गए हैं और उनके कहने के बाद उनके एक आध सांसदों ने वोट डाल दिया हो, तो ये तो फिर बता रहा है कि किसी भी परिस्थिति में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, उनके नेतृत्व, और वो ऐसी स्थिति में है कि वो अपने उम्मीदवार के पक्ष में विपक्ष को भी प्रभावित करके वोट ला सकते हैं। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो नतीजे होंगे उनके अपने अलग संदेश निकलते हमें दिखाई दे सकते हैं। आपने व्हिप का जिक्र किया, क्योंकि आज अब चर्चा इतनी हो रही है तो इस शब्द का इस्तेमाल होता हम कई बार देखते हैं, व्हिप जारी करना या ना करना। जैसे इस चुनाव को लेकर पार्टी कोई व्हिप जारी नहीं कर सकती। थोड़ा सरल करके अगर आप हमें व्हिप के बारे में आम जनता के लिए बताएं, क्या है व्हिप और इसका आज जारी ना होना अपने आप में उसका क्या महत्व है? देखिए, संसदीय प्रणाली में व्हिप का अर्थ यह हुआ कि आपको पार्टी ने जो तय किया है वही भूमिका निभानी है। आपको सदन में उपस्थित रहना है। अगर सदन का है आपको अगर आप बाएं दाएं जाते हैं तो जो दल बदल कानून है आप पर लागू होगा, अगर वो नहीं मानते हैं तो। और वो दल बदल कानून के अनुसार पार्टी नेतृत्व, जो सदन के नेता हैं, वो अध्यक्ष के पास जा सकते हैं कि इन्होंने हमारे पार्टी व्हिप यानी पार्टी के आदेश का उल्लंघन किया है, इनकी सदस्यता जानी चाहिए, और आपकी सदस्यता जा सकती है। तो इस कारण से हमारे लोकतंत्र में कई बार सांसद न चाहते हुए भी पार्टी के आदेश का पालन करते हुए और अपनी संसद सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता जो भी हो, विधान परिषद की हो, उसको बचाए रखने के लिए मन के प्रतिकूल जाकर भी उस प्रकार से वोटिंग करते हैं। तो वो इसलिए वो व्हिप का एक बड़ा एक तलवार है। और कई बार इस पर बहस हुई है। अनेक संविधानविदों ने, राजनेताओं ने माना है कि भाई जब लोग चुन के आ गए हैं तो उनको अपने मन से भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन चूंकि अब इस समय कई बार सभी पार्टियों में ऐसे लोग हैं जो पार्टी विचार और नेतृत्व के प्रति उनकी निष्ठा नहीं होती है, तो इसलिए व्हिप का हमेशा इस्तेमाल होता है। चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव ले आइए, यहां तक कि जहां भी वोटिंग है महंगाई के मुद्दे पर जिसमें सरकार नहीं जानी है किसी विषय पर, उसमें भी यह व्हिप जारी किया जाता है जहां इसकी आवश्यकता नहीं है।
ये अच्छी बात नहीं है। ये थोड़ा इस व्हिप की ताकत को ये अंदर से जो है ना इसको कमजोर करने वाला है। व्हिप का अर्थ ये था कि अंतिम अवस्था में यह जारी होना चाहिए और व्हिप का प्रयोग न करना पड़े, ये कल्पना उसके पीछे रही है। लेकिन आजकल तो आमतौर पर हो गया है। लेकिन इन दो बड़े पदों को, शीर्ष पद को, जिसके बारे में माना गया है कि एक बार वो किसी पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसके उम्मीदवार इस पद पर जीतते हैं उसके बाद आप किसी पार्टी के नहीं होते हैं। सभी पार्टी के सभी नेता, सभी सांसद आपके होते हैं। आप एक देश की एकता, अखंडता और संविधान की भावना के प्रतीक हो जाते हैं और उस प्रतीक के रूप में आपको अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। इसलिए अगर किसी को उस पद के लिए लगता है तो दलीय सीमाओं से बाहर जाए। बल्कि इसके पीछे एक यह भी कल्पना थी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव दलीय आधार पर न हो तो बेहतर होगा, यह भी एक कल्पना थी। लेकिन अब वो नहीं हो पाया। राजनीति है तो दलीय राजनीति भी होगी हमारे यहाँ। पहले तो संविधान में पार्टी शब्द नहीं था, दल नहीं था। 10वें संशोधन में राजीव गांधी जी के समय उसको डाला गया, 10वीं अनुसूची में अलग से डाला गया था संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब दल भी चूंकि संविधान का भाग हो गया है तो दलीय राजनीति हो रही है। इस कारण से व्हिप जारी करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा व्हिप की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, उन्होंने कहा था कि जो हमारे संस्थान हैं उनकी जो मजबूती है उनके पदों पर बैठे लोगों के चरित्र पर निर्भर करेगी। इसीलिए माना जाए कि खास तौर से जो ये संवैधानिक पद हैं बहुत सोच समझकर इनके पीछे निर्णय लिया जाता है कि कौन उम्मीदवार होगा, किस तरह की उनकी पृष्ठभूमि होगी। और बहुत क्योंकि आने वाले समय में एक परंपरा का दायित्व करना, अपने चरित्र की छाप छोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण पद हो जाता है अपने आप में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो लास्ट डिबेट हुई 25 नवंबर को संविधान साइन होने से ठीक पहले, उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को आर्टिकुलेट किया था कि अल्टीमेटली जो भी हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्ट्रेंथ वो है जो कि उसके पीछे काम करने वाले लोग हैं। उनका चरित्र, उनकी सोच, उनका जो देश के प्रति समर्पण, ये सब चीजें उन संस्थाओं की गरिमा को, उन संस्थाओं की स्ट्रेंथ को एक तरह से इंडिकेट करती हैं। और इस दृष्टि से हमेशा से, हालांकि यदि आप संविधान में देखें तो वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के 5-7 आर्टिकल्स में बहुत संक्षिप्त में लिख दिया गया है, आर्टिकल 63 से 70 तक। तो बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं गया 71 तक। बस खाली वो एक पद होगा और उनका इसे चुनाव होगा, वो राष्ट्रपति की जगह पर कार्य करेंगे, ऐसा करके है। लेकिन ये समझने की बात है कि जिसे हम भारत सरकार कहते हैं, ये पूरा तंत्र उसी का हिस्सा है। और इस दृष्टि से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे गरिमा वाले पद एक तरह से फिलोसोफर एंड गाइड की भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनकी सोच, उनका चरित्र, उनका सामाजिक जीवन, ये सब समाज के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता है। और ऑब्वियसली वो अपने कार्यों से सदन को एक सही नई दिशा दे करके, अपनी नीतियों का प्रॉपरली आर्टिकुलेशन करके वो एक दिशा देते हैं व्यवस्था को। और इसीलिए इन संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग हैं उनके पद की गरिमा और बढ़ जाती है। ये कुछ ऐसी बात है कि अल्टीमेटली ये कहा जाए कि इन पदों पर बैठे लोग हैं उनको देख करके ही बाकी लोग आगे निर्णय करते हैं कि किस तरह का जीवन, सामाजिक जीवन होना चाहिए। तो इस तरह से इन पदों की गरिमा इन व्यक्तियों के चरित्र और इनके समर्पण से तय होती है। और वही हम देखते आ रहे हैं कि इन पदों के लिए बहुत सोच समझ करके ऐसे लोगों को जिनका सामाजिक जीवन रहा है, अब जो दोनों ही हमारे उपराष्ट्रपति के जो पद के लिए उम्मीदवार हैं, दोनों का ही जीवन बहुत अच्छा कह सकते हैं कि उन्होंने 2 बार एमपी रहे हैं, उन्होंने बहुत सामाजिक कार्य किया है। इधर सुदर्शन रेड्डी जी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, उनका भी अपना कंट्रीब्यूशन है। उनकी विचारों से असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इसे तो हम मना नहीं कर सकते।
ये सब एक्सरसाइज इसीलिए होती है कि अच्छे लोगों को सामने ला करके देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाए, जो बाकी के लोग उनके अनुसार अपने जीवन को आगे ले जाए। रामनारायण जी, आपकी नजर में क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव इसी मूल भावना की निरंतरता है? देखिए, होना तो यही चाहिए, लेकिन जब दलगत राजनीति में मुद्दा आ जाता है, जब दलगत आधार पर राजनीति होती है, तो फिर बहुत सारी विकृतियां भी उसमें आ जाती हैं। वाद विवाद होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, एक दूसरे कमियां निकाली जाती हैं, अच्छाइयां ढूंढने के बजाय दूसरे मुद्दों की तरफ ध्यान भटक जाता है। लेकिन असलियत यह है कि आपको सरकार को सहयोग करना, एक हमारे तंत्र को सहयोग करना, विपक्ष की जो उचित मांगे उनको मानना, और सबसे ऊपर जनता के जो हित हैं, देश के हित हैं, उनके अनुसार काम करना। इसलिए हमारी जो संसदीय लोकतंत्र में जो व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय स्तर पर जब केंद्र सरकार की बात आती है तो प्रधानमंत्री के ऊपर 2 पद ऐसे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, जो राजनीति से परे हैं, जो दलीय राजनीति से एकदम हटकर हैं। उसी तरह राज्यों में राज्यपाल को यह भूमिका दी गई है जो दलीय राजनीति से हट करके राज्यों के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो कल्पना यही है हमारी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख हैं, चाहे राज्य की राजनीति हो चाहे केंद्र की राजनीति हो, राज्य की सत्ता हो केंद्र की सत्ता हो, उनमें हमारे संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था की है कि हम दलीय राजनीति की जो बुराइयां हैं उनसे हटकर राष्ट्र निर्माण के लिए एक ऐसे नेतृत्व के साथ आगे बढ़ें जो सबके लिए सर्वमान्य हो। इसलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, इनको दलीय राजनीति से दूर रखा गया है। और उपराष्ट्रपति की भूमिका इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि उपराष्ट्रपति पदेन एक सदन के सभापति भी हैं, जो कि संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके ना वित्तीय काम का छोड़े बाकी सारा काम का संभव नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति के भले ही संविधान में उसको दिए गए अधिकारों की बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं की गई हो, बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया हो, उसको राष्ट्रपति के तहत ही देखा गया हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से हम देखते हैं तो उपराष्ट्रपति कहीं ना कहीं संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आने वाले सालों में और खास तौर से अवधेश जी, हम देख रहे हैं अब शीतकालीन सत्र होगा, जब एक तरह से पहली बड़ी जिम्मेदारी राज्यसभा के सभापति के तौर में उपराष्ट्रपति को निभानी होगी। अलग अलग मत हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं, और 2023-24 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो औसत उत्पादकता 55% के करीब रही उच्च सदन राज्यसभा की। किस तरह की बड़ी चुनौतियां आने वाले समय में आप देख रहे हैं और उसका कैसा प्रभाव व्यक्तित्व का पड़ता दिखाई पड़ता देख रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कहे जा रहे हैं आने वाले समय में दिखाई देने हैं, और अलग अलग जो उपराष्ट्रपति, अब तक 14 उपराष्ट्रपति रहे हैं, उनके व्यक्तित्व का असर भी हमने कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली में देखा है। क्या चुनौतियां आपकी नजर में? देखिए, इस समय जो काम सड़क पर होता था वो संसद में भी दुर्भाग्य से होने लगा है। ये बात सही है, कई बार हमको अच्छे दृश्य भी दिखते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि संसद और सड़क में केवल अंतर इतना ही है कि संसद में सीमित संख्या में जो सांसद, हमारे माननीय सांसद होते हैं, वो उस प्रकार से नारे लगा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार जो आजकल चेयर हैं, चाहे लोकसभा में हो राज्यसभा में हो, पहले ऐसा नहीं होता था, चेयर पर भी प्रश्न उठाने लगे हैं, चेयर को भी घेरने लगे हैं। तो उसमें जो पदेन सभापति हैं जो भी बैठे होते, उनके लिए चुनौती तो बढ़ गई है, क्योंकि अपने पद की गरिमा, निष्पक्षता बनाए रखना, जो संसद की मर्यादा है, परंपरा है, उनका पालन करना, विधायी कार्य भी कराना, और जो संसद में बहस और संसद के जो कार्यवाही है उसको भी मैं अधिकतम इन परिस्थितियों में कैसे कार्रवाई चलाई जाए उसका भी ध्यान। तो ये सब चीजें में के बीच एक संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। तो अभी तक के उपराष्ट्रपतियों ने थोड़ी बहुत के बाद ये इस भूमिका को निभाया है, इन परिस्थितियों में निभाया है, लेकिन अब इस समय सामने मुझे लगता है जो चुनाव है उसकी भी प्रतिध्वनि होगी। तो जो भी उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे, हालांकि जो चुने जाएंगे उनमें किसी को संदेह नहीं है कि किनका निर्वाचन होने वाला है, कुछ देर में उसकी घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन चूंकि अपने जीवन के अनुभव के आधार पर इन लोगों से अपेक्षाएं भी है, उम्मीद है, और यह संभावना भी दिखती है कि उस पद पर बैठने के बाद उपसभापति के रूप में सभापति के रूप में जो उनकी भूमिका है, उस भूमिका का निर्वहन अपने अब तक के राजनीति के, अब तक के सार्वजनिक अनुभव, अपने व्यवहार की गरिमा के आधार पर करेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच तालमेल बना के काम करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है,
क्योंकि अगर बाहर वोट चोरी की मांग हो रही है तो अंदर भी वही स्थिति उठेगी। चुनाव आयोग की बात बाहर हो रही है तो अंदर भी वो चीजें वो स्थिति उठ सकती है। संविधान की बात बाहर हो रही है तो अंदर भी उठती है। तो इसलिए इस समय चुनौती ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष लड़ते, लेकिन बहुत ऐसे मैच्योर लीडर होते थे जो बीच में खड़े होकर बीच बचाव कर रास्ता निकालते थे। जब कार्रवाई स्थगित हो जाती थी उसके बाद भी या सभापति के लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में बैठक होती थी और बैठक के बाद सब सहमति हो जाती थी। कई बार लोग एक साथ चाय पी लेते थे, भोजन करते थे, वो हो जाता था। इस समय थोड़ी परिस्थिति अलग है कि अगर कुछ सांसद सत्ता पक्ष के साथ मिलकर काम भी करें तो फिर उनकी पार्टी उनके विरुद्ध चली जाती है, फिर उनके लिए समस्या पैदा हो जाती है। जो पार्टी की लीडरशिप है वो उनके विरुद्ध आवाज उठाता है। तो अभी की स्थिति थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जैसा हमने चुनाव में परिदृश्य दिखा है और जैसे मैंने आरंभ में एक विवरण दिया कि आपस के मतभेद रहते हुए भी, कई बार तनाव देखते हुए भी बयानों में जिस प्रकार से सब मिल रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। मैंने जयराम रमेश जी को देखा और किरण रिजिजू जी को देखा, दोनों कैसे हंसते हुए एक दूसरे से मिले और बात कर रहे थे। वो ऐसे कई दृश्य थे। राजनाथ सिंह जी लगे हुए थे, विपक्ष के जो भी नेता आ रहे थे उनसे बातचीत हो रही थी। तो उससे मुझे लगता है कि हमको ऐसे कुरूप और ऐसे अशोभनीय दृश्य शायद देखने को कम मिलेंगे तो जरूर, जिसकी कि इस समय सड़क पर और राजनीति में संभावना है। और ये उम्मीदवारों के बारे में जहां तक है, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी का जीत तो निश्चित है। हम नाम लें न लें, थोड़ी देर में वो घोषणा हो जाएगी। और उनका जो अनुभव है और व्यक्तिगत तौर पर जितना मैं उनको थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मेरी मुलाकात भी कई बार रही है, तो जितना मैंने उनको देखा है इतने शांत हैं, सरल हैं कि एक दूसरे से एडजस्ट करने वाले हैं अपने संवैधानिक भूमिका का ध्यान रखते हुए। तो उसमें मुझे लगता है कि वो चला लेंगे। मुझे तो भैरव सिंह शेखावत की याद आती है। वो भारतीय जनता पार्टी के थे, बहुत कठिन समय था, भाजपा को बहुत कम सीटें थी, लेकिन वो पूरा राज्यसभा मैक्सिमम जो है प्रोडक्टिव राज्यसभा वो साबित कर देते थे हर बार। और तो वो भूमिका देखनी चाहिए। कई ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनके कार्यकाल में हम लोग ठीक है अवधेश जी, तो आपने भैरव सिंह शेखावत जी का जिक्र किया है। इतिहास के पन्नों को पलटकर जो दिलचस्प किस्से हैं, जो तमाम पहलू हैं, जो यादें हैं, उनको भी थोड़ा सुनेंगे, समझेंगे, एक बार फिर से जहन में उन्हें ताजा करेंगे। लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम, आप बने रहिए हमारे साथ। बिहार के जमुई जिले में कुपोषण को लगातार मात दी जा रही है। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नियमित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार के जमुई जिले में रहने वाली लाभार्थी राजनंदिनी कुमारी के खान पान में नए बदलाव आए हैं। मेरा स्वास्थ्य कार्ड बन चुका है। मुझे आयरन कैल्शियम की गोली खाने के लिए दी गई है। मुझे इससे बहुत लाभ मिलता है। सेविका दीदी ने मुझे बताई है कि फल, अंडा, दूध, हरी सब्जी इसमें ज्यादा खाने के लिए। केंद्र सरकार का पोषण अभियान महिलाओं में अनीमिया और कुपोषण ग्रसित बीमारियों को जड़ से मिटा रहा है। गर्भवती महिलाओं को गोद भराई करवाती हूँ, स्वास्थ्य के विषय में उनका बताती हूँ और 6 महीने के बच्चे को अन्नप्राशन करवाती हूँ तथा सभी 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन और लंबाई करती हूँ ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सके। ये सभी मैं पोषण ट्रैकर ऐप पे लोड करती हूँ। लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता आए और अन्नप्राशन के बाद लाभ जो महिलाएं हैं अपने बच्चों को अपनी दूध के अलावा ऊपरी आहार दे और बच्चे को कुपोषण की स्तर में सुधार हो। मोदी जी के प्रयासों को मैं स्वागत करती हूँ, जिससे हम और मेरा बच्चा आने वाले स्वस्थ रहेगा। पोषण अभियान, देश के कोने कोने तक सुपोषण का जन आंदोलन।
नमस्कार। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 को लेकर ये विशेष कवरेज लगातार संसद टीवी पर जारी है। चुनाव की प्रक्रिया की बारीकियों से लेकर जो तमाम दिलचस्प तस्वीरें आज पूरे दिन आई, वो लगातार संसद टीवी आप तक पहुंचा रहा है। इस पद की जो संवैधानिक अहमियत है वो क्या है, तमाम पहलू जो इससे जुड़े हुए हैं वो क्या महत्व रखते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा के सभापति की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, शिक्षा, विदेश नीति, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती में किस तरह से योगदान देता है ये पद, और साथ ही हम बात कर रहे हैं इस चुनाव से जुड़े हर खास पहलू पर, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि, आने वाले समय में इस पद की दिशा, और सिर्फ नतीजे नहीं हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं, बल्कि जो उपराष्ट्रपति पद की परंपरा है, जो वर्तमान में परिदृश्य दिख रहा है, भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, इसका विश्लेषण भी हम लगातार कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, साथ ही 2 मेहमान ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार और रामनारायण श्रीवास्तव। 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अमरपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अमरपाल सिंह, उसी सवाल को थोड़ा आगे आपके नजरिए से समझते हुए, आपकी नजर में आने वाले समय में जो उपराष्ट्रपति, अब हमारे सामने नए उपराष्ट्रपति होंगे, देश के 15वें उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन सभापति, आपकी नजर में क्या बड़े चैलेंजेस हैं, क्या बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आप एक तरह से महत्वपूर्ण मानते हैं? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकेगा कि आज के संदर्भ में पूरे देश जो है नई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ग्लोबल हेडविंड्स भी जो है बहुत इतनी तेज हैं हमारी इकोनॉमी को लेकर के, और भी बहुत सारे राजनीतिक चैलेंजेस हैं। और जैसा कि अभी चर्चा भी चल रही है कि थोड़ा पार्टीशन पॉलिटिक्स, जो दलगत राजनीति है, वो थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। तो कोई भी व्यक्ति जो अब एक चेयरमैन के रूप में बैठेगा, उसे किस तरह से दोनों तरफ की बात को बैलेंस करके और एक सही दिशा चर्चा को दी जाए, पॉलिसी डिस्कशन को दी जाए, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। जितना मैं कभी श्री सीपी राधाकृष्णन जी से कभी मिला नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने उनके बारे में सुना और पढ़ा है, वो बहुत रेजिलियंट पर्सनैलिटी माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो सब तरफ की बातों को एडजस्ट करने में माहिर हैं, और जो अलग अलग मत वाले लोग हैं उनके बीच में भी वो एक तरह से तारतम्य बिठा लेते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी ये जो प्रकृति है, इस बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स में राज्यसभा को चलाने में मदद करनी चाहिए। ये जो हमारे पार्टीशन पॉलिटिक्स का इशू है, अनफॉर्चुनेटली बढ़ता ही जा रहा है। और जैसा अभी अवधेश जी शायद कह रहे थे कि जो कुछ सड़क पर होता है वो हमें सदन में भी दिखने लगा है। तो एक जो बड़ा चैलेंज होगा वो ये कि कैसे उस जोश को जो सदन में हमारे माननीय सांसद दिखाते हैं, उसको कैसे एक सार्थक बहस के रूप में परिवर्तित किया जा सके, कैसे उनको एक दिशा दी जा सके, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और कोई भी व्यक्ति जो वहां पद के ऊपर बैठा है, जो सभापति है उस सभा का, वो राष्ट्र की जिम्मेदारियों को एक तरह से अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके लोगों को इमोशनली अट्रैक्ट कर सकता है, कि उनको किसी तरीके से जोड़े रखे कि राष्ट्र से जुड़ी हुई जो बातें हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा जो है वो केंद्रित रहे और पार्टीशन पॉलिटिक्स कम से कम हो। ऐसा मेरा विश्वास है आने वाले समय में। जो भी हम तो यही मान के चल रहे हैं कि एनडीए के, क्योंकि एनडीए का स्पष्ट बहुमत नजर आ रहा है, 780 प्लस जो कुल सांसद है उसमें करीब करीब 420-30 से ज्यादा सीट्स जो हैं वो एनडीए के पास हैं। तो वो स्पष्ट बहुमत नजर आ रहा है। तो लगता है कि राधाकृष्णन साहब भी जो है उपराष्ट्रपति बनेंगे, और उनके व्यक्तित्व को देखते हुए ऐसा लगता है कि इन चैलेंजेस को हम ढंग से एक पॉलिसी डिस्कशन के रूप में मैनेज कर पाएंगे वो सदन के पटल पर, ऐसा हमारा विश्वास। बिल्कुल। और अवधेश जी, जाहिर तौर पर सहमति असहमति
अपनी जगह है और लोकतंत्र में ये जो बातें हैं ये लगातार इसकी खूबसूरती भी बयां करती हैं और लोकतंत्र की मजबूती भी कहीं ना कहीं इसी से है। आज का दिन इस प्रश्न के लिए इसलिए भी वाजिब है क्योंकि आज लगातार हम देख रहे हैं एक पड़ोसी देश से किस तरह की खबरें हैं और लगातार हमने तमाम पड़ोसी देश और दुनिया के अलग अलग देशों में हमने देखा है कि खास तौर से जो सत्ता परिवर्तन की जो तस्वीर होती है वो खुशनुमा नहीं होती और एक अच्छा संदेश देती नहीं दिखती है। ऐसे में भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती, जब आज का दिन जब देश के दूसरे संवैधानिक पद को लेकर चुनाव हमारे देश में चल रहा है, किस तरह से भारत का जो लोकतंत्र है एक मजबूत संदेश, एक सकारात्मक संदेश दुनिया को देता है, इसकी खूबसूरती बयां करता है कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से यहां हमेशा सत्ता हस्तांतरण भी हुआ है, अलग अलग संवैधानिक पदों के लिए चुनाव भी हुए हैं। इसको दो स्तर से देखेंगे। मैं संसद के अंदर तो दिखे ही है, लेकिन मैं मानता हूं कि 2020-19 के बाद से जो कुछ आंदोलन की प्रवृत्ति हमारे देश में रही है वो लगभग वैसे ही रही है जो हमने पड़ोस में देखा है। लेकिन उनके जो परिवर्तन हुए, अभी इस समय जो कैरेक्टर इस समय आंदोलनों का हो गया है उसमें हिंसा एक स्वाभाविक उसकी स्थिति है जो पहले नहीं होती थी, अंतिम अवस्था में होता था। अब आरंभ में ही हिंसा शुरू हो जाती और आंदोलनकारी खड़े होते हैं तो केवल है कि मैं जो कह रहा हूं वही, हम जो कह रहे हैं वही होना चाहिए। ये लोकतंत्र में नहीं था, हुआ है। हमने पाकिस्तान में तो इमरान खान की सत्ता पलट से लेके बांग्लादेश देखा, श्रीलंका देखा और आज नेपाल में देख लिया। और चारों देशों को देखा जाए तो इन्होंने भी लोकतंत्र अपनाया है। यहां भी पार्लियामेंट है और संसद है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इनके भी अपने संविधान है। लेकिन भारत में इतने के बावजूद, आंदोलनों में हिंसा दिखने के बावजूद, इवन जिस राज्य में हिंसा हो रही है उस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं, जो लोग हिंसा में शामिल है वो भी जाके वोट डाल रहे हैं। और अंततः जिस चुनाव आयोग की आलोचना हो रही है, जिस ईवीएम की भी आलोचना हो रही है, उसके खिलाफ अभियान चलता है। उस ईवीएम के उपयोग से भी चुनी गई सरकारें और सब काम कर रही है, हमारे केंद्र में भी काम कर रही है, प्रदेश में भी काम कर रही है। तो ये हमारे चरित्र में हमारा जो संस्कृति है, हमारे यहाँ का जो मूल भाव, जाने अनजाने हम कुछ भी हो, लेकिन हमारे अंदर एक शांति का, एक दूसरे के प्रति करुणा का, सहिष्णुता का एक हमारे कैरेक्टर में बिल्ट है, इनबिल्ट हमारे अंदर है। तो वो इनबिल्ट जो है सामूहिक रूप में दिखता है कि एक सीमा से ज्यादा, चाहे कोई सत्ता पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, किसी चीज को ले जाता है लेकिन उसको स्वीकृति देश में नहीं मिलती है। कई बार उसे भी अफसोस होता है अपने बीच में जाके, कहीं हमने ज्यादा तो नहीं कर दिया, कहीं हमने सभापति को ज्यादा तो नहीं कर दिया, कहीं इससे देश के लोग तो नाराज नहीं होंगे, कहीं उल्टा तो नहीं ले लेंगे। क्योंकि वो एक वातावरण हमारे यहाँ बना हुआ है कि इमरजेंसी के बावजूद देश में सत्ता परिवर्तन, अंततः चुनाव के दौरे हुए और शांतिपूर्ण तरीके से हो गए। फिर वो भी सरकार शांतिपूर्ण तरीके से चली गई, न किसी को फांसी चढ़ाना पड़ा, न किसी को देश छोड़कर भागना पड़ा, न किसी के देश में आने पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। ये हमारी जो है, ये मैं इसको केवल खूबसूरती नहीं कहूंगा, ये हमारे देश की जो एक परंपरा है, पारंपरिक रूप से हमारा देश ऐसा ही रहा। बिल्कुल, हमारी प्रकृति, हमारा नेचर ऐसा ही रहा है। सत्ता के स्वरूप बदले हैं लेकिन आचरण जो लोकतांत्रिक था, आचरण सहिष्णुता का, आचरण समन्वय सामंजस्य का था, वो महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो भारत का विचार है वो ये नहीं है कि हम केवल मनुष्य के कल्याण के लिए करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जो चार आचार यानी जीव भी है, अजीव भी है, हमारा जुड़ाव सबसे है और हमारी भूमिका सबके कल्याण के लिए है। तो जिन्होंने पढ़ा है उनके अंदर तो है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको जो डीएनए होता है ना, डीएनए और जीन होता है, उस डीएनए में यह भाव है कि हमारे हाथ से एक चींटी भी मरता है ना तो हमको अफसोस होने लगता है। तो वो हमारी राजनीति में भी अंततः दिखाई दे जाता है, लड़ाई होते हुए भी वो कैरेक्टर, उसी कैरेक्टर से भारत आज तक दुनिया के अनेक जो है देशों के नामों निशान मिट गए, पूरा धर्म परिवर्तन पूरा का पूरा हो गया। आज जानता भी नहीं कि उस देश के मूल निवासी कौन है, लेकिन भारत वैसे ही बना हुआ है इतनी गुलामी के बावजूद और आगे भी बना रहेगा। आज संसदीय लोकतंत्र हो सकता है कल इससे कोई बेटर हमारे पास ऑप्शन हो, उसमें भी हम जा सकते हो। बिल्कुल अवधेश जी, और इसी पर जैसे मैंने आपसे भी रामनारायण जी जिक्र किया था, कितना अनुकरणीय, एक कितना बेहतर संदेश आज के चुनाव के जरिए दुनिया को जा रहा है।
देखिए, हम लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र की पूरी दुनिया में अलग पहचान है। उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि हमने अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया है। हमारी जनता ने लोकतंत्र को स्वीकार किया है। दूसरे देशों में क्या होता है, वहाँ की स्थितियाँ अलग हैं, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में हमारा जनमानस है वो अंदर से ही लोकतांत्रिक है। इसलिए हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया, तो उसको जिया है, और हमारी जनता भी लोकतंत्र को जीती है। इसलिए हिंसा में बहुत ज़्यादा भरोसा यहाँ की जनता नहीं करती है। कुछ उपद्रव होते हैं लेकिन थम जाते हैं। और आज की जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया रही, उसमें हमने देखा है चाहे राजनीतिक मतभेद कितने भी गहरे हों, वाद विवाद कितना भी ज़्यादा हो, हंगामा कितना भी हो, लेकिन जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात आएगी तब सब एक ही तरह से चलेंगे। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वो चुनाव करेंगे, मत डालेंगे, गले मिलेंगे और एक दूसरे कुशल क्षम भी पूछेंगे। भले ही आमने सामने हो, जब मंच पर हो, सदन में हो, तो एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलेंगे और मर्यादा भी लांघ जाते हैं। लेकिन निजी जीवन से लेकर के और लोकतांत्रिक जीवन में जो उन्होंने अनुकरण प्रस्तुत किया है, आज मैंने देखा भी है, वो बहुत ही ज्यादा हमारे लोकतंत्र को स्वस्थ और मजबूत करने वाला है। आने वाले दिनों में हमें लगता है कि लोकतंत्र और मजबूत होगा। हालांकि जो आसपास का पर्यावरण होता है उसका असर पड़ता है, आसपास की घटनाएं होती है उसका असर पड़ता है, और कुछ राजनीति में भी कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो देश को लिए बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मूलतः भारत की जो आत्मा है, भारत की जो भावना है, वो लोकतांत्रिक है। इसलिए कितनी भी विकृतियां हैं उनसे बाहर उभर के आ जाते हैं। कैसे भी स्थितियां आए, चाहे आपातकाल लगा हो, चाहे बहुत बड़े दंगे हों, कुछ भी हों, लेकिन उनसे बहुत जल्दी उभर जाते हैं और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। आज भी जो चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति, उसमें हमने देखा है कि दल अपनी जगह थे, लेकिन मतदान में वो दलीय प्रतिबद्धता जो लागू नहीं होता है उसको भी देखा हमने, और नतीजे आएंगे तब भी देखेंगे कि जो रिजल्ट आएगा तो भले ही उसमें कुछ मत ऐसे लोग सांसद सामने आएंगे जो अपनी आत्मा के नाम पर, अपनी इच्छा के नाम पर और देश की मजबूती के लिए वोट देते हुए नजर आएंगे। ठीक है। और इसी को प्रोफेसर साहब, आपके नजरिए से अगर लोकतंत्र की परंपरा और उसकी खूबसूरती को लेकर हम बातचीत करें, इस पर आप अपने शब्दों में इसे कैसे बयां करेंगे? और सिर्फ हमारे यहाँ चुनाव और बाकी जगह जिस तरह से हम स्थितियां देखते रहते हैं, दुर्भाग्यवश वो अच्छी तस्वीरें तमाम देशों से नहीं आती भी दिखती है हमें। ऐसे में किस तरह से भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती और परंपरा, मजबूती और एक तरह से अनुकरणीय बाकी देशों के लिए, और जिस तरह से कहा जाता था कि भारत में जितनी विविधता है, डाइवर्सिटी है, कई लोग इसे बहुत बड़ा चैलेंज और चुनौती मानते थे और मानते थे कि हो सकता है कि इस वजह से कई रुकावटें भारत के विकास में आए, लेकिन इसको जितना मजबूत भारत बनाकर चला है। आज हम 4 बड़े पदों की बात कर लें तो हम जानते हैं संवैधानिक पद पर जो देश की राष्ट्रपति हैं वो जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, पूर्व से आती हैं, लोकसभा अध्यक्ष एक उत्तर भारत में अलग राज्य से आते हैं, प्रधानमंत्री अलग राज्य का और कहीं ना कहीं तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए हम देख रहे हैं दक्षिण भारत से उम्मीदवारों का चुनाव। तो कितना मजबूती दिखाता है भारत के लोकतंत्र की? देखिए, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत लोकतंत्र है। इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो 2 मित्र हैं उन्होंने इस पर काफी प्रकाश डाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम एकदम परफेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, परफेक्ट लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है। लिमिटेशंस हमारी भी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी जिस तरह का एक्सपेरिमेंट, जिस तरह का प्रयोग भारतीय लोकतंत्र में हुआ है वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। और अपनी विविधताओं के बावजूद भी मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह का प्रयोग भारत में हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट और अन्य देशों में नहीं हुआ, सब जगह पर हुए हैं। पर जितना बड़ा देश हमारा है, 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन और कितनी विविधता है, इस सबको लेकर के जिस तरह का एक्सपेरिमेंट इस देश ने किया है वो इतिहास में लगभग, जिसे हम कहते हैं न भूतो न भविष्यति जैसी स्थिति है। ऐसा न कभी हुआ है और न शायद कभी होगा जैसा कि भारत ने एक्सपेरिमेंट किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारी अपनी सब सीमाओं की, सब लिमिटेशंस के बावजूद जिस तरह का प्रयोग, लोकतांत्रिक प्रयोग इस देश में हुआ है वो ऐसा प्रयोग है जिसके ऊपर हर भारतीय
बहुत लेजिटिमेटली गर्व कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और इस तरह से छोटे और अन्य देशों में लोकतांत्रिक परंपराएं हो सकता है किसी कारण से जड़ नहीं पकड़ सकी हैं, लेकिन हम एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में यदि जमे रहेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि इस परंपरा को दूसरे देशों को भी अनुकरण करने में थोड़ा और उत्साह आएगा। शायद हम भी उनकी मदद कर सकेंगे। हालांकि डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करना जैसे कि वेस्टर्न सिस्टम्स करते रहे हैं वो संभव नहीं होता, और ये गलत भी होता है। हर देश को अपने ढंग से अपना डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट करना होता है, लेकिन जिस तरह का डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट हमने किया है, भारत ने किया है, वो अपने आप में बहुत देशों के लिए अनुकरणीय है आज भी, और आगे और भी बनेगा। और इस दृष्टि से हमारा लोकतंत्र मजबूत से और मजबूती की ओर बढ़ रहा है। समस्याएं रहती हैं, और समय के साथ साथ जो हमारे आसपास परिवर्तन हो रहे हैं अलग अलग सिस्टम्स में, उनका प्रभाव भी थोड़ा बहुत आता है, मैनिफेस्टो होता ही है। लेकिन इस सब के बावजूद हम एक अच्छे लोकतंत्र के ऊपर में जमे हुए हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है, गर्व की बात है हमारे लिए। और हम ऐसा मानते हैं कि हमारे छोटे और अन्य देशों को भी, हमारे आसपास के देशों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, और लोकतंत्र की जड़ें वे भी मजबूत करेंगे। और जिस तरह से सत्ता का हस्तांतरण बावजूद डिफरेंसेस के भारत में होता रहा है, वैसा अन्य देशों में भी होगा, ऐसी आशा मैं व्यक्त करता। बिल्कुल। और अवधेश जी, अब गैर संसदीय जिम्मेदारियों पर भी अगर हम नजर डालें उपराष्ट्रपति पद की, तो भी इसका दायरा बहुत वृहद है। हम देखते हैं कि अलग अलग तबकों में, भले ही वो शैक्षणिक क्षेत्र में हो या किसानों का तबका हो या और अलग अलग तबके जो भी हमारे समाज में हैं, लगातार मार्गदर्शन के लिए उपराष्ट्रपति जाते हैं, छात्रों के बीच संवाद करते हैं, अलग अलग तबकों के बीच जाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हमें देखे जाते हैं। तो ये किस तरह का संदेश है, और इस भूमिका को आप उपराष्ट्रपति के तौर पर, ये जो भूमिका, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रदेश में राज्यपाल, इनको हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग समुदाय के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहिए स्वयं को। और हमने राष्ट्रपतियों को देखा है कि आपने ठीक ही बताया है, खासकर एपीजे अब्दुल कलाम तो कार्यक्रम बैठते ही नहीं थे, लगातार छात्रों के बीच जाना, उनसे संवाद करना, विधानसभाओं में जाना, संवाद करना, उनसे बात करना, उनके प्रश्नों का उत्तर देना, भारत की एक बेहतर भविष्य का रखना और एक पॉजिटिव वातावरण बना। तो राजनीतिक संवाद के परे, राजनीतिक संवाद में जितना तीखापन है, जितनी कटुता है, जितनी इस समय असहिष्णुता पैदा हुई है, उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर नौजवानों के बीच जाते हैं, शिक्षा के कैरेक्टर पर बात करते हैं, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए हमारी शिक्षा नीति है, तो शिक्षा नीति लंबे समय बाद कहा जाए तो भारत के अनुकूल भारतीय शिक्षा नीति बनी है। अगर ये 1-1.5 दशक तक रह गया तो भारत के मतलब पढ़े लिखे लोगों का ही नहीं, समाज का वर्णक्रम बदल सकता है, स्पेक्ट्रम बदल सकता है। ये कल्पना नहीं थी कि कोई अपने क्षेत्र की भाषा में, कोई रीजनल लैंग्वेज में कोई मेडिकल की पढ़ाई कर लेगा, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेगा, कोई प्रोफेशनल कोर्स करेगा, ये सब चीजें होंगी, एक दूसरे की भाषाएं लोग जानेंगे, तो देश की ये जो अंतर्भूत एकता है विविधता के बीच, वो सामने भी प्रकट होगा। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपनी भूमिका से अगर इन चीजों पर जाते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, तो इस समय कई राज्यों में जो कई प्रकार से तनाव होते हैं, उनकी गलतफहमी दूर हो सकती है। अगर विधानसभा, ऐसे अनेक विषय होते हैं जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की भूमिका इस रूप में हो सकती है। और चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हो, उनको भी हमने इस ऐसी बड़ी भूमिका में अपने देखा है और उसके परिणाम होते थे। तो ये जो भूमिका है, राजनीतिक भूमिका तो इनकी होती नहीं। राजनीति मतलब दलीय राजनीति। जब आप संसद में है तो राजनीतिक भूमिका है, और संसद में भी अपने व्यवहार से जो राजनीति के बीच कटुता है, असहिष्णुता है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, एक दूसरे को कई बार मिटा देने तक क्या होता है, उसमें भी अपने व्यवहार से सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय बनाने से उसमें भी कमी आती है, और वहां भी एक सकारात्मक
सकारात्मक व्यवहार और सकारात्मक वातावरण बन सकता है। तो वो जो एक भूमिका है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की, वो इस समय ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हमारे 4 पड़ोसी देशों की जो दशा हुई है इस समय, उससे भारत के राजनेताओं को भी, हम सबको उससे सतर्क होना चाहिए कि संभव है कि कुछ शक्तियां हमारे देश में भी, और कई बार दिखाई देता है टूल किट के माध्यम से, सोशल मीडिया के दूसरे माध्यमों से, अलग अलग प्रचार से, सरकार के विरुद्ध कुछ वातावरण बोल करके, कुछ कदम उठा करके एक वातावरण देश में उथल पुथल की कोशिश कर रही है। तो ऐसे समय में राजनीति में एक दूसरे का भाव भले न समझे, लेकिन आज के समय में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका इस नाते भी महत्वपूर्ण हो गई है। और यह मुझे लगता है कि इस प्रकार की भूमिका पहले निभाने की स्थिति नहीं बनी है। 1971 के वार के समय थोड़ा था, 62 में तो वही स्थिति पैदा नहीं होती। करगिल युद्ध के समय थोड़ा बहुत हुआ था, अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय था, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल मूवमेंट बातें हो रही थी, इसलिए राष्ट्रपति ने भूमिका नहीं निभाई। आने वाले समय में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों महानुभावों को, दोनों को अपने संविधान विदों से सलाह करके भविष्य में होने वाली इन भूमिका को, इसके लिए अपने छात्रों को, नौजवानों को भी तैयार करना कि कैसे खतरे देश के सामने है, नेताओं के बीच सामंजस्य बना के एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाना, ये सब आवश्यक हो गया है। और ये एक नई किस्म की भूमिका भारत के सामने चुनौती के रूप में उपस्थित है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर प्रोफेसर साहब आप क्या कहेंगे? जो देश के युवा हैं, सबसे बड़ी युवा आबादी, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें जो प्रेरणा देने का काम है, वो लगातार एक नई भूमिका के तौर पर, जैसा अभी अवधेश जी ने भी कहा, एक नई भूमिका के तौर पर, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर देखी जा रही है। और उपराष्ट्रपति का जो इसमें योगदान है, लगातार युवाओं को प्रेरित करने का, अलग अलग तबकों को प्रेरणा देने का, मार्गदर्शन करने का, इसे आप कैसे देख रहे हैं? कितना महत्वपूर्ण और कितना अलग है, और समय के साथ और ज्यादा जरूरी कैसे होता जा रहा है? ये मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बिकॉज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो गरिमा का पद है, और वो एक ऐसा पद है जहां जो व्यक्ति उस पद पर बैठा होता है उसे दलीय राजनीति से ऊपर उठना होता है। तो और एक तरह से ये पद ऐसे पद हैं जो दलीय राजनीति में जो कटुता होती है उसको कम करने का प्रयास करना, ये ऐसे पद हैं जहां पर, जिन्हें मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक फिलोसोफर और गाइड के तौर पर वो पूरी व्यवस्था को एक दिशा देते हैं। मुझे इस बारे में एक भगवत गीता से एक श्लोक याद आता है, वो मैं बता देता हूं कि उससे मुझे को अच्छा लगता है कि जो समाज में लीडर के रूप में, नेतृत्व के रूप में खड़े होते हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए। वो कुछ इस तरह से है श्लोक, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः यत प्रमाणम सकृते लोक सदनुवर्तते। अर्थ उसका मोटे तौर पर ऐसे है कि कर्म तो हम सभी करते हैं, लेकिन जो लोग समाज में नेतृत्व के रूप में खड़े होते हैं वो भी कर्म करते हैं, पर वो कर्म अपना कर्म करने के लिए नहीं करते, वो कर्म इसलिए करते हैं कि यत प्रमाणम सकृते लोक तदनुवर्तते, कि वो जो प्रमाण अपने कर्म से क्रिएट करते हैं उससे वो बाकी का समाज उसको फॉलो करता है। ऐसा करके एक भाव है भगवत गीता में। तो हमारे जो 2 बड़े गरिमा के पद हैं, ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा एक ऐसा कॉन्सेप्शन है, ऐसा एक विचार है कि ये पद जो है वो दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके और पूरे समाज को एक दिशा देने का कार्य करेंगे। और हमारा देश जिस तरह से डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे युवा देश माना जा रहा है, और सबसे ज्यादा 35 वर्ष से कम बच्चों की संख्या हमारे देश में है। ऐसे देश में जैसा रोल एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने जिस तरह से प्रस्तुत किया था, उस तरह के हमें आगे भी ऐसे नेता मिलेंगे, और हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश को इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करके और युवा राजनीति को भी और युवाओं को भी इन जनरल एक दिशा देंगे, उन्हें उन लोकतंत्र की परंपराओं के लिए आगे के लिए तैयार करेंगे। ये एक ऐसा विश्वास है, और मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, तो उस माहौल से ऑब्वियसली निकलने के लिए एक निराशा जैसी दिखती है हमारे देश के चारों तरफ। जिस तरह से श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में, पाकिस्तान में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुए हैं, और उससे एक जो निराशा का सा माहौल बनता दिखता है, भारत की दिशा और दशा जो है वो एक ऐसी
एक ऐसी किरण के रूप में सामने आती है जिससे हमारे ये जो गरिमा के पदों पर बैठे व्यक्ति इस दिशा को और अच्छी तरह से एक तरह से प्रशस्त करेंगे इस दिशा में हमारे रास्ते और युवाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल। और अवधेश जी, इससे और आगे बढ़ें तो हमने देखा है उपराष्ट्रपति कई बार जब विदेशी दौरे होते हैं तब भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उच्च प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करते हैं। कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए कितना अहम हो जाता है और एक तरह से उनका योगदान केवल देश के भीतर नहीं, वैश्विक स्तर पर भी हमें देखने को मिलता है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निश्चित रूप से जी अवधेश जी, छोटा छोटा कमेंट आप दोनों से। जी निश्चित रूप से जब हमारे देखिए, एक तो भारत के अंदर और भारत के बाहर में थोड़ा अंतर होता है। जब भारत के बाहर कोई जाता है तो वो तो हमारे देश का ही प्रतिनिधि होता है और उस देश के रूप में करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के जाने में, बाकी मंत्रियों के जाने में और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जाने में थोड़ा सा गुणात्मक अंतर आ जाता है। चूंकि उनकी कार्यकारी प्रधान के रूप में राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का उस रूप में नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति जब जाते हैं देश के बाहर और उनके साथ जो प्रतिनिधि मंडल होता है उसमें ज्यादातर लगभग सभी दलों के सांसद भी हो जाते हैं और वो फिर जाकर के भारत की एक ऐसी छवि बनती है। और जो कार्यक्रम होते हैं, जैसा आपने कहा सॉफ्ट पावर, भारत की मूल शक्ति सॉफ्ट पावर ही रही है। उसी सॉफ्ट पावर के बदौलत जो भारत इस समय जो प्रधानमंत्री स्वयं वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पर्यावरण की पर बात करते हैं, जो हमारे लोग दुनिया में जाके योगा सिखा रहे हैं, जो अलग अलग हमारे देश की विद्या को बाहर ले जा रहे हैं, हमारे देश की कला है, नृत्य है, वो सारी चीजों को बाहर ले जा रहे हैं, तो वो हमारी एक बड़ी ताकत रही है, यहाँ की विविधता। उपराष्ट्रपति जब जाते हैं तो उसका एक विविध स्वरूप वो प्रकट करते हैं। बात तो भारत की होती है, लेकिन भारत के संदर्भ में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सामान्यतः द्विपक्षीय दौरे में नहीं होता है। और हमारा सॉफ्ट पावर ही, जिसको अंग्रेजी में सॉफ्ट पावर बता दिया, चूंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यही शब्द है। हम इसको मानते हैं कि भारत का जो एक स्वरूप है, वैश्विक स्वरूप, वो वैश्विक स्वरूप का प्रकटीकरण वो उपराष्ट्रपति के माध्यम से भले ही लघु रूप में सही हो सकता है। और उसकी इसलिए भी भूमिका है कि भारत इस समय भविष्य के नेतृत्वकारी भूमिका में आने के लिए अपने देश का आंतरिक संरचना कर रहा है, आंतरिक रूप से उस प्रकार से पुनर्निर्मित कर रहा है और दुनिया में भी अपने को खड़ा कर रहा है। लेकिन वो जो नेतृत्व है वो ये नहीं है कि हम अमेरिका और चीन और बाकी की तरह, जो हमारी संस्कृति है कि सब जिए हम भी जिए, सबे भूमि गोपाल की, और सबके हित में हमारा हित है, वो जो भाव है भारत का, उस भाव से भारत विश्व गुरु बने और लोग हमको देख करके सीखें कि ये देश है, इसके जैसा हमको बनना है। यहाँ का नेता देखो कैसा है, वैसा हमको बनना है। यहाँ के छात्र हैं, वैसा बनना है। तो ये ही, इसको हम हमारे भारतीय दृष्टि में ये हमारा सॉफ्ट पावर है। और उसको उपराष्ट्रपति जब जाते हैं, उसको उस रूप में अगर प्रस्तुत करते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं, उस रूप में दिखाई पड़ता है, तो उसका असर तात्कालिक कितना होता है, लेकिन दूरगामी दृष्टि से जो राष्ट्र के रूप में भारत का लक्ष्य है, उस रूप में वो सशक्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरह से हमने देखा कि जो उपराष्ट्रपति चुनाव है उससे जुड़ी तमाम जो दिलचस्प तस्वीरें हैं वो पूरे दिन आपने संसद टीवी पर देखी है। इससे जुड़ी जो कवरेज है वो भी लगातार जारी है। कुछ ही पलों में नतीजे भी हमारे सामने होंगे, मतगणना शुरू होगी और उसके बाद नतीजे होंगे जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो नया अध्याय, अद्भुत अध्याय आज लिखा जा रहा है और इससे जुड़ी विशेष कवरेज लगातार संसद टीवी पर जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।